कि पहला मुद्दा हमारा है राजा महेंद्र प्रताप की विरासत को जानना। तो राजा महेंद्र प्रताप आखिर कौन थे, कौन कैसे, खास जानकारी आपको लगातार देता हूं, लेकिन आज एक खास जानकारी मैं अपने ही स्कूल से देने वाला हूं, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप से हम भी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी समय हो गया था, लेकिन आज फिर से कुछ ऐसे आयोजन रहे जिनमें हमें फिर वापस आना पड़ा और बड़ा अच्छा लगा हमें कि यहाँ पे जो मुख्य अतिथि आज आए थे, पौत्रक थे, श्री प्रताप जी के पोते आए हैं, उनसे भी हम मिले। लेकिन अभी एक जानकारी खास हम आपको देंगे। इस वक्त अशोक जी मेरे साथ में हैं, काफ़ी बड़े प्रवक्ता भी हैं और जाट समाज के काफ़ी सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, किसान यूनियन के मुद्दे हो, चाहे फिर जाटों के आरक्षण की बात कही हो। आज भी आरक्षण पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, लेकिन हम आरक्षण की बात बाद में करेंगे, क्योंकि पहला मुद्दा हमारा है राजा महेंद्र प्रताप की विरासत को जानना। तो राजा महेंद्र प्रताप आखिर कौन थे राजा साहब। तो राजा साहब के बारे में जानकारी चाहूँगा मैं अशोक जी। पहले तो आपका धन्यवाद। देखो, राजा महेंद्र प्रताप जी 1 दिसंबर 1886 में मुरसान के राज परिवार में राजा घनश्याम जी के तीसरे पुत्र थे और जब उनकी उम्र केवल 3 वर्ष की थी तो हाथरस के राजा हरनारायण जी ने उनको गोद ले लिया था। उसके बाद उनकी स्कूलिंग अलीगढ़ में हुई, उसके बाद ग्रेजुएशन की और उनकी शादी जींद रियासत जो हरियाणा उस टाइम पंजाब था, बलबीर कौर जो राजकुमारी थी जींद स्टेट की, उनके साथ उनकी शादी हुई। और राजा महेंद्र प्रताप जी एक बहुत ही पढ़े लिखे और शिक्षा प्रेमी राजा थे। ऐसे बहुत कम रियासत के राजा मिलते हैं। उन्होंने 1909 में फ्री ITI सब के लिए मथुरा में खोल दी थी अपने राज्य में। पहले मथुरा खोली। उसके बाद उन्होंने एक कॉलेज खोला वहाँ, डिग्री कॉलेज, जिसका नाम प्रेम प्रकाश था, जबकि उनके बेटे का नाम प्रेम प्रकाश था। प्रेम प्रकाश उसके बाद पैदा हुए, जिस कॉलेज विच पढ़ा मैं। उसके बाद राजा साहब 1915 में बाहर चले गए। 1915 में उन्होंने अपना देश छोड़ा और देश की आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी जो आज़ाद हिंद फौज है उसका गठन किया। 1 दिसंबर 1915 को अफ़गानिस्तान के काबुल से उन्होंने अपनी सरकार का पहला संबोधन दिया, जो निर्वाचित सरकार भारत की मानी जाती है। उसके वो प्रेसिडेंट थे भारत सरकार के, और मौलवी बरकतुल्लाह को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया और लगभग 10 देशों ने उस सरकार को मान्यता दी। उसके बाद राजा साहब फर्स्ट वर्ल्ड वार में रहे और इसी तरह दूसरे देशों से, जापान से, जर्मनी से, रशिया से अपनी मुलाकातें करते रहे और अपने देश की आज़ादी का आंदोलन है उसकी रूपरेखा गतिविधियां चलाते रहे और लगातार 32 साल तक राजा साहब विदेश में रहे। अच्छा, उनके बेटे के बारे में फिर थोड़ा सा जानकारी आपको पता हो। उनका बेटा प्रेम प्रकाश था, जो कि बहुत थोड़ी 38 साल की उम्र में ही उसका सर्वनाश हो गया था राजा साहब के सामने ही। और उस टाइम अंग्रेज सरकार ने रियासत को कुर्क कर दिया था, तो जो राजकुमार था उनकी पेंशन बांधी 400 रुपये और महारानी जो थी उनकी पेंशन बांधी 200 रुपये महीना। राजा साहब बाहर रहते रहे। 1940 में 32 साल के बाद राजा साहब लौट के इंडिया आए, जिस कॉलेज विच पढ़े उसी धुन से वो काम करते रहे। मई 1956 में 10 मई 1956 की घटना है। गिरफ्तारी के राजा साहब के वारंट निकाल दिए दिल्ली की सरकार ने, परंतु राजा महेंद्र प्रताप जी उसकी परवाह किए बिना दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करके गई। तत्कालीन भारत सरकार ने उस रैली को खराब करने का प्रयास किया। जब राजा साहब वहाँ से गए तो राजा साहब ने ये कहा कि न तो हम दिल्ली को पकड़ पाए, न दिल्ली हमारे को पकड़ पाई, और वो चले गई। जब लोकसभा चुनाव हुआ, सेकंड पार्लियामेंट चुनाव था 1957 से 62 तक, तो राजा महेंद्र प्रताप जी मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हुए। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने दिगंबर सिंह को मैदान में उतारा। एक प्रत्याशी थे पूर्ण सिंह जी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उस टाइम की जनसंघ होती थी, जनसंघ ने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उतारा। और आपको मैं बताऊं
अटल बिहारी वाजपेयी की उस चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद 3 जगह से चुनाव लड़ रहे थे वाजपेयी जी। वो बलरामपुर से चुनाव जीते जो केसरगढ़ के पास है, और वहाँ से तो जमानत जब्त हो गई थी। तो राजा साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए अपनी ज़मीन डोनेट की। हम जिस कॉलेज इंटर कॉलेज के अंदर डिग्री कॉलेज के अंदर बैठे हैं, ये हमारे को भी नहीं पता था कि राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से कैसे ये कॉलेज। यहाँ कोई शिक्षाविद पढ़ाते थे झोपड़ी डाल करके इस क्षेत्र में। राजा महेंद्र प्रताप जी शिक्षा प्रेमी होने के नाते उनको पता चला कि कोई अच्छा आदमी बच्चों का भविष्य बना रहा है, तो वो यहाँ पर आए, इस इलाके की ये ज़मीन खरीदी और उसके बाद ये संस्था बनी, ये स्कूल चल रहे हैं। आज जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, उत्तराखंड का जो कार्यक्रम था, आज के कार्यक्रम में हमारे लिए भी आदरणीय जो मुख्य अतिथि थे और राजा महेंद्र प्रताप जी के प्रपौत्र आदरणीय चरत प्रताप जी यहाँ पधारे, और जी हमने उनसे बात करने का, सुनने का बहुत मिला। और यहीं जो मुजफ्फरनगर की घासीपुरा स्टेट है, उसके राजा विजयराज जी भी पधारे, और भी गणमान्य बहुत से व्यक्ति आए, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई उस महान शख्सियत के नाम से ये कॉलेज चल रहे हैं। राही न्यूज़ पर आप अशोक बलारा जी को सुन रहे हैं, क्योंकि जो लगातार आरक्षण की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी आरक्षण पर भी बात की गई थी। आरक्षण क्यों मांगता है जाट? देखिए, ये बहुत एक लंबी कहानी है। जब अंग्रेज़ सरकार ने 1927 के अंदर साइमन कमीशन भेजा, तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने तो विरोध किया, साइमन कमीशन गो बैक, क्योंकि उसके अंदर सभी अंग्रेज थे। परंतु आपको बताऊं, रैब आज़म दीनबंधु सर छोटू राम जो किसान नेता थे, वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस कमीशन का स्वागत किया था, क्योंकि वो कमीशन भारत में दुबे कुचले डाउन ट्रोडन्स लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए आया था। और उसी का नतीजा ये निकला कि बाद में 1935 का एक्ट जो बना ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके बाद हमारे को ये लोगों को अधिकार मिले, अक्षेत्र मिले, और जो आज भारत का संविधान है वो मोटे मोटे तौर पर 1935 के ड्राफ्ट के मुताबिक है। और एक बात मैं बताऊँ, आपने 1931 और 31 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गांधी जी भी गए। तो वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझाने का प्रयास किया, और वो कामयाब भी हुए, कि देश में दलित समाज को अछूत समझा जाता है। हमारे साथ बहुत जो हम भी बैकवर्ड लोग थे, उनके साथ भी मल ट्रीटमेंट होता था उस टाइम पर। तो उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड पास किया अंग्रेज सरकार ने भारत के लिए, कि उस टाइम मुस्लिम के लिए भी अलग क्षेत्र बन चुके थे, सिख के लिए भी, तो दलित के लिए भी अलग क्षेत्र बनाने का प्रयास वो किया। परंतु होया ये कि महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। उस टाइम वो यरवदा जेल पूना में बंद थे, तो बहुत दबाव डाला गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर, तरह तरह की बातें कही गई। तो उसके बाद तेज बहादुर सप्रू और अपने मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अपने ये थे एक आदमी और थे, उनके साथ को ये आदमी महात्मा गांधी जी मिले और महात्मा गांधी जी की बात को तवज्जो दी। और उसके बाद जब संविधान लिखा गया, बाबा साहब ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने SC ST के लिए शुरू से ही ये रिजर्वेशन का पक्ष संविधान में रखा। फिर ये प्रोविज़न भी डाला आर्टिकल संविधान के 15(4) और 16(4) में कि बैकवर्ड क्लास को भी आरक्षण दिया जा सकता है, स्टेट चाहे जब। तो उसके बाद 1953 में एक केलकर कमेटी बनाई गई, 1955 में उसकी रिपोर्ट आई, परंतु उसकी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। फिर आर्टिकल 340 के तहत पार्लियामेंट एक बैकवर्ड कमीशन के नाम से BP मंडल के नेतृत्व में 1979 में बनाया गया। 80 में रिपोर्ट आ गई उसकी, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी सरकार जा चुकी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसके बाद वो रिपोर्ट दबी पड़ी रही। VP सिंह जब देश के अंदर ये मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू किया और बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण दिया। तो हमारा ये कहना है आरक्षण के लिए कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई,
तो हमारे समकक्ष जो जाति, हम किसी जातीय धर्म के खिलाफ नहीं हैं, परंतु हमारे जो दूसरी जातियाँ के लोग हमारे भाई थे, वो गांव में रहते थे, वो खेती करते थे, उनको आरक्षण दिया गया। तो हमारे को भी ये महसूस हुआ कि हम अपने भाइयों के बराबरी, गांव में ऐसा रहन सहन है, ऐसा हमारा सामाजिक स्टेटस है, ऐसी हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है। तो हमने भी ये इस बात को धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब ये कई साल से आरक्षण की मांग चल रही है। और ये एक बार 3 मार्च 2014 को 8 स्टेट के जाट को ओबीसी में शामिल कर लिया था, परंतु ऊपर से 2 दिन बाद ही चुनाव की घोषणा होगी पार्लियामेंट का। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। और जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, इसने उसकी कोई ठोस पैरवी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये खारिज हो गया। उसके बाद समाज ने आंदोलन भी किए, मीटिंगें भी की, सरकार से भी बार बार आश्वासन मिले कि पहली जो सरकार ने दिया आरक्षण वो ठीक ढंग से नहीं था, हम विधि पूर्वक आरक्षण देंगे। आज जो बैकवर्ड कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो बनाया गया था, जो पहले से था, वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के तहत काम करता था, परंतु सरकार ने 102वां संशोधन संविधान में अमेंडमेंट करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। अब उस बॉडी की अपनी ये पावर है, वो किसी जाति को इंक्लूड करे, किसी को एक्सक्लूड करे या उनके वेलफेयर की कोई स्कीम बताए, ये सारा उस कमीशन का काम है। परंतु उस समय उस कमीशन ने भी हमारे को तो आज तक इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि सरकार की इच्छा नहीं है। सरकार वोट का रुझान देखती है। और अब हमें ये बिल्कुल कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक तरफ से हम समाज को जागरूक करेंगे, दूसरी तरफ से अलग अलग प्लेटफार्म पर राजनीतिक पार्टियों ने भी जो जातिगत जनगणना शुरू की है, तो ये जो एक तिलस्म है भारत में पहली बार टूटता हुआ दिख रहा है कि लोग अब इस आरक्षण की जो अपर कैप है, जो 1993 में मंडल कमीशन को चैलेंज को लेकर बनी थी, इंदिरा साहनी केस में 9 जजेज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, आज 69% का आरक्षण चल रहा है तमिलनाडु में, किसी स्टेट में राजस्थान जैसे में 64% चल रहा है। तो वो जो कैप लगाई थी 50% की, आज सभी राजनीतिक पार्टियां और लोगों के बैकवर्ड क्लासेस, ऐसी माइनॉरिटीज की डिमांड है कि भाई ये कैप भी टूटे और आरक्षण को ऊपर और ले जाए और हमें भी समकक्ष जाति, हमें केंद्र की सरकार में ओबीसी में हमें आरक्षण लेगी, हमारी मांग है। लगातार किसान यूनियन के जो वो बड़े नेता हैं, टिकैत जी हैं, वो भी धरने पर बैठे रहे हैं। उसमें बहुत सारे कुछ बदलाव हैं। जो कानून लगाया गया था, 3 काले कानून का दर्जा दिया गया था, काले कानून कहा गया था, उन पर क्या कहेंगे? देखो, वो 3 जो काले कानून थे, वो काले कानून WTO के दबाव में सरकार ने लागू किए जी। और मोदी ने, प्रधानमंत्री ने ये कह के वापस कर दिया कि मैं लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हुआ, माफ़ी भी मांग ली ग्रुप रहो पे और बंद भी कर दिए। परंतु उसके बावजूद भी जो MSP का समस्या है वो आज ज्यों की त्यों है। MSP के लिए कमेटी बनाने की बात है, उसकी कोई आज तक मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आज किसान को MSP चाहिए, आज किसान को कर्ज से मुक्त चाहिए, और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको मनरेगा के तहत केवल 100 दिन का काम किया जाता है। हमारी मांग ये है कि उसको कम से कम 200-250 दिन दिया जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। किसान को जब तक आप, जो अभी हमारे डॉक्टर साहब स्वामीनाथन जी एक्सपायर हुए हैं पिछले दिनों में, तो उन्होंने जो फार्मूला बनाया था, हम ये कहते हैं कि भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे और 1.5 गुना पे दाम पे MSP फिक्स करे और कर्जा मुक्त करे। ये सरकार हमारा किसान को, यदि किसान की भलाई चाहती है, जय जवान और जय किसान कहने के लिए ये नारे हैं, चाहे कोई भी केंद्र बैठता है वहाँ पर, परंतु हकीकत ये है इन 2 ही नारे का एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, इन 2 ही नारे का होता है। लोग वोट देने के नाम पर ये नारे लगाते हैं और दिल्ली में हुकूमत चलाते हैं तो भूल जाते हैं। अच्छा, बड़ा किसान जो है, बड़े किसान जिसके पास में ज़मीन एकड़ में है, वो तो कहीं ना कहीं गुजारा कर लेता है, लेकिन छोटे किसान के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, बड़ा किसान तो ये भी है, बहुत बड़े किसान था, एक जो पूंजीपति लोग, उनके पास तो 400 500 एकड़ ज़मीन है, उनके ऊपर तो सीलिंग भी नहीं लगती। जबकि किसान के पास तो, जहाँ हम जिस इलाके में बैठे, यहाँ तो शायद 12 या 14, हमारी तरफ तो 36 एकड़ की सीलिंग है, यहाँ तो शायद 12 या 14 एकड़ की सीलिंग हो। तो और ये तो बहुत बड़ी ज़मीन है जो तो बताई। आज जो एवरेज किसान है उसकी तो
एक एकड़ के आधा आधा भाग भी आता है। अब वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे बिजली के बिल देगा, कैसे रोज़मर्रा के और खर्चे उठाएगा, अपने बच्चों को ढंग के स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। और नतीजा उसका ये निकलता है, आखिर में जब नौकरी आती, पहली बात तो इस सरकार ने नौकरी वैसे ही ख़त्म कर दी। एक मिलिट्री हमारी शान की नौकरी होती थी, उसको भी अग्निपथ लगा के अग्निवीर बना दिया। अब एक वो अमृतपाल भाई शहीद होगा है पंजाब का, उसके दाह संस्कार के लिए कोई ऑनर के साथ कोई पुलिस या मिलिट्री नहीं आई। एक प्राइवेट एम्बुलेंस में जैसे हमारे जैसे किसी की डेड बॉडी चली जाती है, ऐसे डेड बॉडी आ गई। और उसमें नहीं तो हम ये देखते थे हज़ारों की भीड़ होती थी, पुलिस प्रशासन, फौज का प्रशासन उसको सलामी देता था, एक सम्मान होता था फौज का। क्योंकि देश की सरहद के ऊपर जब जवान हिम्मत के साथ खड़ा होता है, कई लोग ये कह देते हैं कि वो तो अपनी नौकरी करते हैं। भाई नौकरी वो तब तक करते हैं जो शांति रहती है, जब लड़ाई छिड़ती है तो देश के आगे वो बलिदान देते और अपनी छाती अड़ाते। जैसे कारगिल के कैसे गोलियां ऊपर से चढ़ रही और जवान शहीद होने के लिए ऊपर जा रही, तो वो देश की रक्षा के लिए हैं। ये नहीं उसमें क्या मानते हैं आप, उसमें जो क्षेत्रीय जनता थी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया उसकी अंतिम श्रद्धांजलि में, या फिर सरकार ने नहीं, लोगों ने तो भाग लिया, लोगों ने भाग लिया, पर सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिला, न कोई पेंशन है। अब वो आ जाएगा क्या करेगा, 4 साल में तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होगी। और एक जो थे मध्य प्रदेश के एक नेता थे, शायद विजय वर्गीय जी और कौन थे, उन्होंने तो एक बहुत अच्छा बयान दिया था कि ये जब बंदूक चलाना सीख जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों में गार्ड की नौकरी कर लेंगे। ये जब मानसिकता है हमारे फौजी के बारे में, और ये कैसे रक्षा करेगा देश की, सरहद की रक्षा कैसे होगी। आज हम आप यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं तो हम अपने दम पर नहीं बैठे, हम हमारे भाई जो सेना बॉर्डर पर खड़े हैं वो हमें सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, इसलिए हम आराम से बैठे हैं। मनोहर जी, 2024 में अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, लोकसभा की बात हम करें, अगला स्टेप क्या होने वाला है, खासकर अगर जाट आरक्षण की बात जैसे उठ जाती है? देखो, हम तो आज उत्तराखंड की ये मीटिंग की है, ऐसी मीटिंग हम पीछे मथुरा में भी करके आए थे, और जगह भी हमारी मीटिंगें चालू हैं। हम तो समाज को जागरूक कर रहे हैं। हमारे समाज में भी बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं, पहले जाट आरक्षण चला बहुत ज़ोर शोर से, हरियाणा में 31 आदमियों की शहादत हो गया। हरियाणा आज किसी कैटेगरी में आरक्षण नहीं है, क्योंकि जो कि यशपाल मलिक नाम का आदमी यहाँ से गया था, लोगों ने उसका बहुत मान सम्मान दिया, उसको पैसा दिया, परंतु उसने इस कौम के साथ गद्दारी की, केवल अपना एक देशद्रोह का मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए, जो कि FIR नंबर 394 है, डेटेड 26 मई 2016, स्थान है जाट धर्मशाला जींद में। देशद्रोह केस हुआ था, केवल सरकार से आधी रात के अंधेरे में समझौता करके दिल्ली कूच से पहले और अपना केस हटवा गया। हम तो आज भी केस भुगत रहे, मेरे ऊपर तो आज भी 2 CBI केस चले जाट आरक्षण की, और वो आदमी हटवा गया। अब ऐसे ऐसे लीडर जब धोखा कौम को दे जाते हैं तो जाट कभी भी मैदान में नहीं आता, टेबल पर आता है, ऐसे ऐसे गद्दारों की वजह से कौम में ऐसे गद्दार है। वरना आज जो जब लोगों से हम मुलाकात करते हैं, लोग लड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। और हम सरकार को आज जैसे कार्यक्रम ये आपके माध्यम से यही कहेंगे, केंद्र सरकार केवल और केवल अपना वादा निभाए जो उन्होंने हमारे से बार बार वादा किया रखा है कि जाटों को केंद्र में आरक्षण देंगे, और वो हमारे को आरक्षण दे केंद्र सरकार। नहीं तो जाट समाज, हम ये नहीं कह सकते कि हम सरकार क्या कर दें क्या नहीं, हम नाराज होकर के अपना मुंह फेर लेंगे और राजनीतिक चोट हमारे जितनी बूते की बात है भारतीय जनता पार्टी को जरूर देंगे। अच्छा, आप तो प्रदेश पूरा भारत घूमते हैं लगभग, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी अब एक मैं आपने बताऊं, आर्टिकल 340 के तहत एक 0 हिनी जो रिटायर्ड जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, उनके नेतृत्व में एक कमीशन बना 2017 में इस आरक्षण को लेकर बैकवर्ड। अब एक तरफ से तो चाहे मोदी है चाहे योगी है, उसका वर्गीकरण चाह रहे हैं बैकवर्ड में अलग अलग, परंतु वो फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वोट दिखा जाती है, यादव नहीं देगा, कुर्मी नहीं देगा, सैनी देगा, जाट नहीं देगा, गुज्जर नहीं देगा, फिर वो ड्रॉप कर लेते हैं अपनी बात को। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं तो कोई बुलडोजर चलवाता है। जाति देख के समाधान नहीं है, संविधान के मातहत समाधान होना चाहिए। सभी जातियां सम्मानित हैं, सभी धर्म सम्मानित हैं।
हमारे लिए कोई धर्म या जाति बड़ी या छोटी नहीं है, हमारे लिए संविधान बड़ा है। देश संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, चाहे योगी जी हो, चाहे दूसरे हो, चाहे तीसरे हो। सरकार तो बड़ा तो योगी जी की सरकार लोगों ने बनाई है, ज़बरदस्ती तो बैठे नहीं, तो ठीक है वो भी, परंतु वो संविधान से चले, न कि किसी धर्म या जाति के आधार पर न सरकार चलाए। लेकिन लड़ाई झगड़े की बात करें कि दंगे बहुत होते थे जब तक सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। अभी योगी की सरकार में क्या शांत माहौल है आपके अनुसार? देखिए, इतना तो बहुत ज़्यादा तो मेरे को भी ज्ञान नहीं है, परंतु जो कोर्ट ने करना चाहिए वो तो योगी की पुलिस कर देती है इनकाउंटर में। एक आदमी गलत कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा ठीक कर रहा है, परंतु हमारी विधि किस लिए है? पुलिस FIR करेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट होगी, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको सज़ा देगी। योगी की पुलिस तो पहले ही सज़ा दे देती है। ये तो कोर्ट भी वही है, सरकार भी वही है, विधायिका भी वही है। क्या ये चीज़ गलत है या फिर ये ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल 100% गलत है, 100% गलत है। कानून के राज में संविधान के दायरे, देखो लॉ एंड ऑर्डर आप सब संविधान के दायरे में रह के बढ़िया करते हो, बहुत अच्छी बात, हम तारीफ करेंगे। ये नहीं है कि भाई कोई हमारी उनसे नाराज़गी है, अच्छी बात है, पर संविधान के लिए हो, सबके लिए हो, किसी पर्टिकुलर के, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए दिखाई न दे। आप कहीं पुतवा देते हो, पीला रंग, गेरुआ रंग, किसी थाने पे पुलिस लाइन, ऐसा थोड़ा है ना है। जो पहले कलर हो रहे चाहे पहले वाला करते, कोई हाथी कड़ी कर देता है, ऐसे थोड़ा हो जाता है। बहुत जगह नाम भी बदले गए हैं। हाँ, नाम अब राजनीतिक लोग आप क्षेत्र का, जिले का नाम बदल देते हैं अपने राजनीति। भाई जो रखे गए हैं, जो पहले जो इतिहास है जिस जगह का, उसी के नाम से चलने दो। मोदी जी कहते हैं कि भारत राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। देखो, मोदी जी जरूर कहते हैं, मोदी जी तो एक संघ के प्रचारक रहे हैं RSS के, वो तो कहेंगे ही, परंतु वहां तक ठीक। मोदी जी आज भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र के प्रधानमंत्री। जब देश आज़ाद हुआ तो सभी पार्टियों के लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने जब ये आज़ादी मांगी और ये देश को आज़ाद कराया तो किसी ने ये नहीं कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये एक सेकुलर देश है। हमारा जो आर्टिकल संविधान का चैप्टर 3 के अंदर आर्टिकल 15 है, वो हमें इजाज़त खुली छूट देता है, कास्ट या क्रीड की या सेक्स की या बर्थ प्लेस की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 25 हमें रिलीजियस की छूटी खुली इजाज़त देता है, आप किस धर्म को फॉलो करेंगे। मेरा मन मानता है मैं इस फलां धर्म में विश्वास करता हूँ, ठीक है, मेरा धर्म मेरी इबादत का साधन है, मैं जिस धर्म को फॉलो करता हूँ उससे आपको तकलीफ होती है तो वो धर्म किसी काम का नहीं। धर्म मंदिर में प्रेयर करो, मस्जिद में प्रेयर करो, गुरुद्वारा में प्रेयर करो, चर्च में प्रेयर करो, अच्छी बात है। अब कोई सड़क पे आके अपनी इबादत करता है, वो भी गलत है, चाहे किसी धर्म का हो। कई बार सड़क रोक जाती है ऐसे कार्यक्रमों में, डरता कोई बोलता नहीं, अगर धार्मिक ओकेजन है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल के बच्चों के पेपर आ रहे हैं, उस स्पीकर में चाहे बहुत बड़ी आवाज़ है, चाहे कोई मस्जिद पास में, चाहे कोई मंदिर पास में, चाहे गुरुद्वारा, बहुत तेज़ भोंपू बातें, वो बच्चा अपनी तैयारी करेगा, भोंपू को सुनेगा। हम तो सेकुलर स्टेट की माइंड रखते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं। देश चाहे प्रदेश हो, कोई संविधान के दायरे में रहकर चलना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और मेरे साथ में अशोक मल्हारा जी है। अशोक मल्हारा जी ने जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि आपके लिए अगर अच्छी साबित होती है, आपको लगता है कि आप इनकी बातों से संतुष्ट है, सहमत है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि राही न्यूज़ पर मैं आपके बीच फिर से आता रहूँगा। और आज का जो मुख्य कार्यक्रम था वो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी हम गुरुकुल नारसन राजा महेंद्र प्रताप